तो आज की वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स यूनिट 1 लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ए बी डाइपोल पॉइंट मिड पॉइंट ओ, ये डिस्टेंस एल, ये एल यानी 2l, किसी पॉइंट पी पर जिसके कोऑर्डिनेट्स है आर थीटा यानी ये डिस्टेंस आर, ये एंगल है थीटा, उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड के लिए एक्सप्रेशन पता करना है। मैंने पोटेंशियल पहले बोला यानी हम पोटेंशियल पहले निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला लगा के इक्वल टू माइनस के ग्रेडियंट फाइव हम इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालें। तो इसको एक बार यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें। चित्र यार थोड़ा सा खराब गंदा बन जाएगा, कोई बात नहीं, पर समझ आ जाए। इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R1 क्योंकि आर के ज़्यादा करीब R1 R2। इससे यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं ऐसे एंटिटी, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर यहाँ पर भी डाल देते हैं। ये एंगल थीटा है, वहाँ पर है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, अपोजिट एंगल सर से। ठीक है, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, एम एन, कुछ भी आपके मन की। ये एल है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है तो ये एल कोस थीटा होगा, एल कोस थीटा। और ये एल, ये वाली क्या होगी, एल साइन थीटा। सिमिलरली ये एल है, ये थीटा है, ये थीटा है, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एल कोस थीटा होगा और ये वाली ये एल साइन थीटा होगा। ठीक है, ओके। अब हम अपना पोटेंशियल निकालना शुरू करें, उससे एक पहले एक चीज़ और लिख ले रहे हैं, बाद में लिखेंगे चलो। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4πε0 क्यू अपॉन, इसको 5 लगता है और एक लाइन सी, तो ऐसे कुछ पहले, उससे पहले ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा ना कि डाइपोल है, देयर इज अ डाइपोल ए बी विच इज मेड ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस मेड पॉइंट इज ओ एंड देयर इज अ पॉइंट पी whose coordinates are r थीटा। ठीक है, वगैरह यार वो किताब में से पढ़ लो। ठीक है, वरना अगर कुछ भी पूछना है ना, ये लिखने लिखने की बात है, अगर आप कुछ नहीं लिख पा रहे हो तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप पूछ सकते हो। आपको लैंग्वेज में कहीं भी प्रॉब्लम हो रही हो किसी भी क्वेश्चन में तो बताओ मुझे, मैं आई कैन डू दैट, हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक क्या करें, R1 स्क्वायर नहीं होता यार, R1 ही तो होता है, क्यों पागल बना रहे हो, अपॉन क्यों अपॉन R1, ये पोटेंशियल होगा 5 1 प्लस क्यू की वजह से, माइनस क्यू की वजह से 5 2 लिखते हैं, वो हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन R2। अब देखो, अब आया हूँ पहाड़ी के नीचे। अब जो ये L जो है वो बहुत ही छोटी है ऐसे क्यों, और जो R है वो बहुत बड़ी है ऐसे ठीक है, ऐसे R बहुत ज़्यादा बड़ी है, L छोटी सी ऐसे। अब अगर मैं इससे यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल, तो क्योंकि ये तो बहुत छोटी है तो ये यहाँ से आगे से ये पॉइंट क्या है, एम, एम पी, और ये क्या है, ये बी है, तो बी पी। तो जो एम पी होगा वो लगभग लगभग बी पी के बराबर होगा, सिंस क्या है, एल बहुत ही छोटा है आर से। अरे एम पी क्या है, एम पी क्या है, ये टोटल थी जो ये ओ पी है वो है आर, आर माइनस के एल कोस थीटा इक्वल टू होगा लगभग लगभग R1, यानी R1 जो होगा वो लगभग लगभग, यार लिखने का असली तरीका तो ऐसे है, बी पी इज एम पी, यानी जो R1 होगा वो लगभग लगभग R माइनस एल कोस थीटा जितना होगा। और सिमिलर केस में ही थोड़ा सा बड़ा होगा बस इस साइड में R2, तो जो R2 होगा वो लगभग लगभग R प्लस के एल कोस थीटा जितना बड़ा होगा। ठीक है यार, यहाँ भी स्क्वायर लिखते हैं, यार R2 लिखना था तो इसको तो हटा दो। तो ये दो चीज़ हमें याद रखनी है, R2 R1। तो नेट पोटेंशियल जो होगा एट पी फाइव इक्वल टू होगा 5 1 प्लस 5 2, तो 1/4πε0 क्यों तो दोनों में से कॉमन हो जाएंगे, और ये वाला तो निगेटिव होगा ना माइनस क्यों की वजह से, तो क्यों यहाँ पर, तो 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, R1 माइनस 1/R2, इनकी एक बार पहले इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँगा कैमरे को, देते हैं 1/4πε0
क्यू अपॉन R1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R2। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ तो आ जाएगी कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, ये तो आ जाएगा कॉमन, और बचेगा क्या? अरे अगली लाइन में लिख लो तुम अपने कॉपी में, ऐसे नहीं कि सीधा ऐसे ही, क्योंकि मेरा काम तो यार समझाने का ही ना बस। तो बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2, जिनकी वैल्यूज भी हम यहाँ से एक बार R माइनस एल कोस थीटा और R प्लस एल कोस थीटा, तो ऊपर से एक बार थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब R1 की और R2 की वैल्यूज यहाँ से रख देते हैं। तो फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों भी लिख लो यहीं, तो 1/R माइनस एल कोस थीटा माइनस 1/R प्लस एल कोस थीटा। इसको सोल्व करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आएगा R प्लस एल कोस थीटा और माइनस के R और प्लस एल कोस थीटा, R से तो R कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू L 2L कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2QL, ये तो वैल्यू होती है हमारे पास P की, क्या P के होता है डाइपोल मोमेंट, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और सिंस फिर से ये बात L बहुत बहुत छोटा है, तो इस टर्म को क्या कर देंगे हम, इग्नोर कर देंगे, ये टर्म क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल हो जाएगा। सिंस R बहुत बड़ा है L से, सो एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज नेग्लिजिबल, तो मेरे पास पोटेंशियल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। कितना आसान था, खट्ट सी। अब थोड़ा सा काम रह गया, बस इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना, सिर्फ 1 मिनट का काम है। ठीक है, अब वो भी निकाल देते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मेरे पास, ई वेक्टर बराबर होता है माइनस के ग्रेडियंट फाई, ये होता है। ठीक है, अब ये देखो ये कोस थीटा आर थीटा फाई, यानी कि स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो उसके लिए ग्रेडियंट की वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स नहीं होती, उसके लिए होती है, थोड़ा सा इधर को खिसका लो, इधर ये बनना डायग्राम, तो ई इक्वल टू माइनस के ग्रेडियंट फाई, और ग्रेडियंट की वैल्यू होती है यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल थीटा, सॉरी ओ पे क्या लिख दिया, डेल अपॉन डेल आर इंटू आर कैप। ठीक है, प्लस 1/R डेल अपॉन डेल थीटा इंटू थीटा कैप प्लस 1/R साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई इंटू फाई कैप। यार बहुत किच, इसको मिटाओ इसको, बेमतलब में भीड़ हो रही। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल फाई, अब फाई तो है ही नहीं, आर और थीटा है, 2D में काम हो रहा है हमारा, दो ही कोऑर्डिनेट चल रहे हैं, और बाद में क्या है फाई, तो माइनस, और ये ग्रेडियंट की वैल्यू डेल ऑपरेटर जो है, और ये फाई, तो माइनस के डेल अपॉन डेल आर, डेल फाई अपॉन डेल आर, आर कैप हो जाएगा, वैल्यू जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, फाई अंदर आ जाएगा ना, प्लस 1/R डेल अपॉन डेल थीटा डेल फाई अपॉन डेल थीटा थीटा कैप, और प्लस 1/R साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई फाई कैप डेल, अब ये भी फाई, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा है तो इसको क्या लिखे, पोटेंशियल को वी लिख दो। ठीक है, फाई की जगह वी लिख देते, पोटेंशियल तो वी होता ना, तो डेल वी अपॉन, शुरू से ही वी लिख लो या बाद में चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, वी।
वैसे इसका कुछ काम भी नहीं है असल में, हमें ये दो ही कंपोनेंट्स लेने हैं, एक आर कैप वाला एक थीटा वाला। चाहो तो फाइल लिखो, इस वाले को लिखूंगा, ठीक है। तो अब इसको निकाल सकते हैं। जो डेल वी अपॉन डेल आर होगा तो क्या होगा, डेल अपॉन डेल आर, इसकी वैल्यू क्या है, ये है वी की वैल्यू, पाई से डिनोट करता है, पहले पी से लिख रहा, कोई बात फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो बाकी सब तो कांस्टेंट बचेगा, पी कोस थीटा, और ये हो जाएगा क्या, -2/r³। ठीक है, ये डेल वी अपॉन डेल आर आ गया। ऐसे ही दूसरे वाला कंपोनेंट निकाल लेते हैं, बाकी चीज़ों को मिटाओगे कोई बात नहीं। चलो, एक तो इसकी वैल्यू आ गई, एक 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, क्या हुई 1/r बार डेल अपॉन डेल थीटा, इसकी वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अपर कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो 1/r इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पी इंटू माइनस के साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को इधर ही लिख दो r³ और माइनस के पी साइन थीटा, ये दूसरा कंपोनेंट। और तीसरा कंपोनेंट जो होगा 1/r साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल फाई, वो तो जीरो ही है क्योंकि फाई का तो इसमें कुछ है नहीं कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट आ गए मेरे पास, ये रेडियल वाला डेल वी अपॉन डेल आर और ये थीटा वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा मेरा, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा नीचे को, क्या नहीं सही दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, ये माइनस इस चीज़ की वैल्यू रखते हैं डेल वी अपॉन डेल आर, इसको तो पूरे को कॉमन ही ले लेते हैं बाहर, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी, ये चीज़ तो सब में कॉमन ही है। तो ये होगा अपॉन r³ भी कॉमन है ना भैया, लिख ही लो, सबको अंदर ही लिख लो। डेल वी अपॉन डेल आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के 2p कोस थीटा अपॉन r³ इंटू आर कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना तो वेक्टर में आ रहा है, प्लस 1/, ये वाली वैल्यू 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के p साइन थीटा अपॉन r³ और थीटा कैप, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आई से माइनस के साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस के जो साइन है वो खत्म हो जाएंगे। तो ये मेरा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको सब मिटा के मैं इसको ऊपर लिखता हूँ साफ साफ, और इस चीज पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। ये डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, इस चीज को थोड़ा ध्यान करना, ठीक है, समझना। बाकी सब इसको मिटा के देखते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैल्यू आई है वो है E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p कोस थीटा अपॉन r³ r कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा अपॉन r³ थीटा के, ठीक है। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये सब दिख रहा है बड़े, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो जो p जो कॉमन आ जाता है वो तो कॉमन ही आ जाता है 1/4 पाई, तो मैग्नीट्यूड निकालना तो आना चाहिए तुमको, ठीक है, वैसे सेकेंड ईयर में। तो p और अपॉन r³, ये तो सारा कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा अंडर रूट इसका स्क्वायर 2 कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर इसको अंदर भी रखते तो पहले इसका स्क्वायर करते, फिर रूट होता, फिर यू कॉमन आना ही था बाहर, तो पहले ही बाहर रख लो जो, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको मिटा लो, तो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ ऊपर p, और ये हो जाएगा अंडर रूट 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, और 4 कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं 3 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आ गया एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी को ढूंढ रहे थे कई लोग तो बहुत देर से, यार कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, ये क्या आ गया। ठीक है, तो दिस इज फाइनली, अब मैन यही है वेक्टर फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड है सिर्फ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 1/4πε0 E/r³ √1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा। इसके लिए एक्सप्रेशन आ गया, और पोटेंशियल के लिए आ गया था हमारा फाई, जिसको फिर बाद में वी करना पड़ा, क्योंकि फाई का यहाँ पर एक कुछ था कंपोनेंट वगैरह, वो तो सब वैसे भी जीरो ही होना, तो उसको अगर इतना ही भी लिखो, छोड़ भी दो, इतना ही लिखो डेल ऑपरेटर की वैल्यू जो है थीटा तक और आर और थीटा तक, तो भी चलेगा, फाई का फाई रख लो। तो इसके लिए वैसे एक्सप्रेशन आ गया था 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी जो v है पोटेंशियल वो 1/r² के हिसाब से वेरी कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है 1/r³ से। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, using Biot-Savart law derive an expression for the magnetic field at any point on the axis of a circular current carrying coil। यानी एक कोइल है ऐसे, मतलब जो वायर है वो ऐसे है, सर्कुलर है, ठीक है ना, ऐसे, और उसके वजह से उसके एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन मिला। मान लिया ऐसे कोई है, एक ये वायर मान लो, ऐसे वायर है ये सर्कुलर, और इसके एक्सिस पर ऐसे, एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा ऐसे, उस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको ऐसे तो मैं ड्रॉ कर नहीं सकता, तो इसको ऐसे कर सके, थोड़ा सा ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। मान लिया ये सर्कुलर कोइल है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, अरे यार ऐसे, ओ कोइल, ठीक है, बहुत अच्छी, ये इसका सेंटर है, तो ऐसे ये इसकी एक्सिस हो जाएगी इसके आर पार, और ये इसकी रेडियस है आर, और ऐसे इसमें करंट जा रहा है, यानी करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ से बाहर की ओर आ रहा है। देखो यहाँ से जो करंट है वो ऐसे ऐसे जाके अंदर जा रहा है, और इस डायरेक्शन से करंट बाहर आ रहा है कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई एक पॉइंट है, मान लिया पॉइंट पी है, जो कि यहाँ से ओ से एक्स डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का पता करना है, मैग्नेटिक इंडक्शन जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा मैं लूँगा डीएल, ठीक है, इस डीएल की वजह से इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डीबी, छोटे से डीएल की वजह से छोटा सा डीबी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे इसको मिला दे, ये डिस्टेंस मान लो इसकी आर, ठीक है। अब देखो जो आर है वो ऐसे ऐसे आर है, और ये सर्कुलर है, मान लिया इसको सर्कल को मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूं, इसी का यूज करते हैं, ये देखो ये इसमें ऐसे आर होगा ऐसे, और यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा डीएल लिया, डीएल, ठीक है, और डीएल से ये आर है, ये आर, तो ये इससे कितना एंगल बना रहा है, ये इस पर टेंजेंट है सर्कल पर, ऐसे इसको टेंजेंट मान लो, इसको ऐसे बन लो, ये आर ऐसे है इसके रेडियस, और ये यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट होगा डीएल, सॉरी, और ये ऐसे इस सर्कल पर ये टेंजेंट है, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। अबे यार दिमाग खराब कर मक्के थी। अच्छा, तो डीएल से जो यहाँ इस डीएल की वजह से इस पॉइंट पी पर जो बायो-सेवर्ट लॉ से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, दैट इज μ0/4 पाई आई डीएल
अपॉन आर स्क्वायर, और डीएल और आर के बीच में जो एंगल बन रहा है और वो कितना होगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने दिखाया कितना है 90, तो वो होगा साइन 90 डिग्री। ठीक है, इस डीबी की वजह से। और इस डीबी की डायरेक्शन क्या होगी वो भी एक बार देखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डीएल ये है यहाँ पर एक छोटा सा, इस डायरेक्शन में मान सकते हो ऐसे डीएल, और ये आर हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें पता करना है बी का। ये कर एक तो या तो करंट से हम यूज कर लो, ऐसे करंट अंदर की ओर जा रहा है, फिंगर्स कर्ल करो, जिस डायरेक्शन में फिंगर्स पॉइंट करे उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और ये क्या होगा, ये इसके भी डीएल के जो कि ऐसे हैं और इस आर के दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी अगर एक इस प्लेन में ये प्लेन में, तो ये प्लेन के ऐसे इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये क्या होता है यहाँ पे डीएल क्रॉस आर होता है बायो-सैवर्ट लॉ में, और अपॉन आर क्यूब। डीएल क्रॉस आर का तो डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा हो जाता है, और आर से आर कैंसिल हो जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी होता है डीएल क्रॉस आर जो होगा वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और आर के भी। क्रॉस प्रोडक्ट पता है ना। तो डीबी की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी, इससे वो कोई एंगल बनाएगा ऐसे, उसको मैं ऐसे ड्रॉ करने के बजाय उसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये होगा मेरा यहाँ पर डीबी। ठीक है, अब देखो ये एंगल मैं कह देता हूँ थीटा है। अब ये क्या है, ये आर के क्या है, परपेंडिकुलर है। आर वेक्टर के क्या होगा, डीबी परपेंडिकुलर होगा, यानी ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है। अब ये जो लाइन है इसकी एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर कुछ मैं खींच लूँ कुछ, ठीक है ना, एक लाइन। तो अब देखो ये एंगल है थीटा, ये है टोटल 90, तो ये कितना बचा, ये वाला, ये बचा 90 माइनस थीटा। ये एक ऐसे है और एक ऐसे, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला कितना बचा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब ये पूरा फिर से 90 है और ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना बचा थीटा। ये डीबी है यानी ये एंगल थीटा, तो यहाँ पर इसका कंपोनेंट हो जाएगा डीबी कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा डीबी, कहाँ लिखो इसको, थोड़ा सा इधर को बना लेते हैं, डीबी साइन थीटा। ठीक है, तो हर ऐसे एक डीएल के लिए, ऐसे एक पॉइंट डीएल के लिए हमें इसके बिल्कुल सामने एक पॉइंट हमारे पास डीएल डैश भी होगा। डीएल डैश नाम दे देते हैं उसका, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डिस्टेंस उसकी सेम होगी, यहाँ से भी दे उस पॉइंट की डिस्टेंस और यहाँ से भी हर पॉइंट से उसकी डिस्टेंस सेम होगी, वो आ रही होगी। तो उसके लिए हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, 2 मिनट जा भाई, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, जिसका कि डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में होने वाला है। ठीक है, और कोस थीटा वाला कंपोनेंट ऐसे इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, सेम इसी लॉजिक से। तो डीबी कोस थीटा, तो डीबी कोस थीटा वाले कंपोनेंट्स तो कैंसिल कर देंगे और डीबी साइन थीटा वाले कंपोनेंट सारे जुड़ जाएंगे। तो इस पूरी सर्कुलर रिंग की वजह से अगर मैं सारे डीबी साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स को जोड़ दूं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड मुझे प्राप्त हो जाएगा, यानी जो मेरा टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, दैट विल बी इंटीग्रेशन डीबी साइन थीटा। इस पूरे इसमें डीबी साइन थीटा को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा क्या हो रहा है, सॉरी सही है यार, सही है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मेरे को मिल जाएगा। अब इस टीबी की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। टीबी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल, साइन 90 की तो 1 होती है ना, हाँ हो रही थी, अपॉन आर स्क्वायर इंटू, इस साइन थीटा की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये थीटा है तो साइन थीटा क्या होगा, थीटा ये क्या बोलते हैं इसको हाइट, ये तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू होगा आर अपॉन आर, और चूंकि हमने केवल इसके रेडियस और ये लिया तो आर की वैल्यू भी हो जाएगी आर अपॉन, इस आर की वैल्यू होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पता ही है यार, तुम्हें पता नहीं, इनटू क्या होगा आर अपॉन अंडर रूट
अभी तो आर ही लिख देते हैं, अरे वो चीज़ बाद में लिख लेंगे, अभी तो ये लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ भी तो ये आर ही लिखा हुआ है। तो आर अपॉन आर, ठीक है। तो यानी ये सब चीज़ तो बाकी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, आर जो ये डिस्टेंस होगी ये भी सबके लिए कांस्टेंट है, इस पॉइंट पर ये एक्स कांस्टेंट है और ये बड़ा आर भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। तो डीएल के अलावा सब कुछ इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब इंटू आर इंटीग्रेशन डीएल। और इंटीग्रेशन डीएल क्या होता है सर्कल के लिए, सबको पता है, पता नहीं तुम्हें पता नहीं, थोड़ा सा नीचे करो। ओके, तो ये होता है 2 पाई आर। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब इंटू आर इंटू 2 पाई आर। रेडियस बड़ा आर है तो बड़ा, ठीक है। ओके, तो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, पर 2 होगा, तो ये हो जाएगा म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर आर की वैल्यू हम लिख लेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर क्यूब की हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। so this is the final expression for magnetic field at the axis of magnetic field। ठीक है, इतनी सी बात है कि हर डीएल के लिए एक डीएल डैश भी एग्जिस्ट करता है जो कि कोस थीटा वाले कंपोनेंट को मार देता है और साइन थीटा वाले कंपोनेंट को जोड़ देता है। तो अब सब डीएल 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 की वजह से हम साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स को जोड़ लेंगे एंड दैट्स इट। ये आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यार ये लिखा तो है नहीं कब आया, पर आया एक तो बार तो पेपर में, ठीक है। तो राइट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, यानी मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन लिखना है और उसको अप्लाई करना है एक लंबे तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का क्या हिसाब, ठीक है। देखो भाई हमें पता है एम्पियर्स लॉ क्या है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। ये एम्पियर्स लॉ है, आपको पता है, हमने शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो में देखा था, वो बच्ची से चर्चा हुई थी इसमें। तो ये क्या कह रहा है कि अगर करंट जीरो नहीं है, करंट कुछ है, करंट जीरो नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो जीरो नहीं होगा। और वो जीरो नहीं होगा इसका मतलब जो कर्ल बी है वो जीरो नहीं होती अगर आई जो है किसी जगह पर जीरो नहीं है। अगर करंट है तो वहां पर कर्ल बी होगा, ठीक है। अगर कर्ल बी जीरो होती इसका मतलब हम एक स्केलर को लेते और उसका ग्रेडियंट से क्या होता, हम मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करते, जैसे कि हम ई के केस में करते हैं, इक्वल टू माइनस के ग्रेडियंट फाई, जिसको क्या बोलते हैं, हम स्केलर पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन क्योंकि कर्ल बी तो जीरो नहीं है तो हम एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर जिसका जो कर्ल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि B इक्वल टू होगा कर्ल ए वेक्टर, और इस ए वेक्टर को ही हम कहेंगे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। इस ए वेक्टर को बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका कर्ल लेने पर हमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी पता चल जाए, ठीक है। अब इस ए के लिए एक्सप्रेशन ये होता है, अगर कहीं छोटा सा है डी ए, दैट इज म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर अपॉन आर, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ई बराबर म्यू नोट, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 4 पाई आई इंटीग्रेशन डी एल अपॉन आर। ये हो जाएगा इसके लिए हमारा एक्सप्रेशन। इसकी ए की वैल्यू निकाल के फिर उसका कर्ल निकाल दो तो हमें मैग्नेटिक फील्ड भी पता चल जाएगा। और वही हमें इसमें करना है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर जो भी लिख रहा होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करना है इस चीज़ का यूज करके। तो हमें इस एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस बात को एक बार हटाते हैं, ठीक है, और आगे काम शुरू करते हैं। ओके चलो, मान लिया एक वायर है हमारे पास, खूब लंबा बड़ा बहुत ज़्यादा, और हम मान लिया उसकी कहीं हम बीचों बीच बैठे, बहुत लंबा है, पता ही नहीं इधर कितना इधर कितना, तो पॉइंट मान लिया हमने ऐसे ओ है, ठीक है। और इस पॉइंट से
एक्स डिस्टेंस दूर, ये पॉइंट पी है, एक्स डिस्टेंस में ले लेते हैं और इसको एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस है। और ये इस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है, ठीक है। तो इस पॉइंट ओ से एक लेंथ ले लेते हैं एल, यहाँ पॉइंट ले लो कोई भी, सी ले लो, ये लेंथ क्या है एल, और इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया हमने डी एल, ठीक है। और डी एल से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस आर है, ये वाली आर, और इस आर की वैल्यू भी क्या होने वाली है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब एक हमारे से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तार और एक नीचे की, तो एक को ले लेते हैं, लेंथ इसकी माइनस के एल बाई टू तक है मान लिया, बड़ी लेंथ एल और एक साइड एल बाई टू, ठीक है। अब मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के लिए जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, डी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर, ठीक है। ओके, यहीं से लेकर चलते हैं, इसमें क्या कर लेते हैं हम, आर की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू क्या हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और डीएल को, डीएल का मैग्नीट्यूड ले लो और एक इसकी डायरेक्शन में वेक्टर, तुमने वाई एक्सिस लिया है तो यहाँ पर इसके एक्सिस में आई कैप हो जाएगा और इसमें जे कैप, तो ये जे कैप, ठीक है। तो ये मेरा डी होगा। अब इसको अगर मेरे को ए वेक्टर चाहिए, ये तो इस छोटे से टुकड़े डीएल के लिए, अगर पूरा का पूरा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल चाहिए पूरे वायर का, तो इसको माइनस के एल बाई टू से लेकर प्लस के एल बाई टू तक इंटीग्रेट कर देते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना आप इंटीग्रेशन में, जब भी एक डायरेक्शन में जा रहे हो और एक साइड दूसरी डायरेक्शन में, तो उनमें से एक को हमेशा हम निगेटिव लेंगे और दूसरे को पॉजिटिव। जहाँ भी एक साइड से ऐसे क्लॉकवाइज, एक साइड ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या ऊपर नीचे डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक को निगेटिव एक को पॉजिटिव, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। ओके, ये कई बार आने वाला है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे माइनस के एल बाई टू से प्लस के एल बाई टू तक, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जी का, ठीक है। अब इस चीज़ को तो बाहर लिख लेंगे, इसके तो अंदर तो ज़रूरत है नहीं, तो इसको थोड़ा सा इधर कर दो, माइनस के एल बाई टू से प्लस एल बाई टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई। अब देखो, जो ये फंक्शन जो है ए वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर एल की जगह माइनस एल कर दूँ तो माइनस एल का स्क्वायर फिर भी एल स्क्वायर होने वाला। इसका मतलब ये कि एक इवन फंक्शन है, यानी एफ माइनस एल इक्वल टू एफ एल की, और अगर ये इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन के लिए हमारे पास होता है, इस इंटीग्रल को माइनस ए टू ए को मैं कर सकता हूँ जीरो टू ए, यानी इसको जीरो टू एल बाई, और आगे आ जाएगा मेरा एक टू, ठीक है। ऐसे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ओके। और इस टू से अब इस फोर को कैंसिल करके यहाँ पर टू हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई, इसको इंटीग्रेशन कर दो 1 अपॉन अंडर रूट, फॉर्मूला इसका ये होगा इंटीग्रेशन करके लोग एल प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जहाँ पर एक्स क्या हमारा एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और जो एल है वो वेरिएबल है, उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं, और लिमिट्स क्या है जीरो टू एल बाई टू। अब इसमें लिमिट्स रख दूँ, तो म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई लोग ये एल बाई टू प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, प्लस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 4, और ये तो जीरो, यहाँ जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस के लोग, ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये भी जीरो होगा ये भी जीरो, यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब लोग एक्स ही बचेगा बस, हाँ भाई एक्स ही तो बचेगा, अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर है तो एक्स बचेगा, तो लोग एम माइनस लोग एन क्या होता है, लोग एम अपॉन एन, तो इस एक्स को भी मैं क्या कर दूँ यहाँ पर इसके डिवाइड में ले आऊँ। अब थोड़ा सा कैमरे को नीचे ले आओ, अब यहाँ देखो वायर जो मेरा बहुत बड़ा है, खूब लंबा, तो एल जो है मेरा
एच एल टेंड्स टू इन्फिनिटी, कितना लंबा, बहुत लंबा मतलब। तो अंडर रूट जो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 4 होगा, तो ये इसको हम नेग्लिजिबल मानेंगे भाई, तेरी कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर, तो वो हो जाएगा एल अपॉन 2 के, वी इसकी वैल्यू तो 0, और इसका रूट लेंगे तो एल हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये चीज़ इसके बराबर होगी लगभग लगभग। तो इसको थोड़ा सा ऊपर से मिटा लेते हैं, एक्सप्रेशन हमारा यह है नीचे जमा, एक लाइन और आ जाएगी, ए इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई लोग एल बाई टू प्लस एल बाई टू यहाँ से आ जाएगा, तो वो बन जाएगा पूरा एल और नीचे है एक्स। तो ये आ गया मेरा एक्सप्रेशन ए वेक्टर का, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का। अब मुझे केवल इसकी कर लेनी है और मेरा बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो जो बी वेक्टर होगा, बी वेक्टर इक्वल टू कर्ल ए वेक्टर और इक्वल टू कर्ल ए वेक्टर की वैल्यू है म्यू नोट, सॉरी हमने एक चीज़ तो सारे में छोड़ दी, इसके बाद यहाँ पर चल रहा था जे कैप पूरे में, ठीक है, वो जे डायरेक्शन में था ना, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई लोग एल अपॉन एक्स, ठीक है। और ये जो है वेक्टर, ये है किसमें, जे कैप। अब ये तो इसका तो कर्ल से कोई लेना देना है नहीं, तो इसको तो बाहर निकालो, म्यू नोट अपॉन 2 पाई आई तो आ जाएगा बाहर, और कर्ल का मतलब क्या है, इसको है कर्ल लोग एल अपॉन एक्स जे कैप। कर्ल का मतलब क्या है, यानी इसकी म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई होने, क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ, ग्रेडियंट के साथ, यानी डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, इसके साथ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, लोग एल अपॉन एक्स जे कैप, ठीक है। अब आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप, और इससे करो, अब तू तो मिट जाए यार, तेरी जरूरत। तो म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई इंटू आई क्रॉस जे तो हो जाएगा के कैप, और इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो लोग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो एक्स अपॉन एल हो जाएगा, और फिर इसका एल अपॉन एक्स का करेंगे तो एल तो कांस्टेंट है, एल अपॉन माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा के कैप प्लस जे क्रॉस जे होगा 0, और यहाँ जेड का कोई फंक्शन है नहीं तो वो भी हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा एल से एल कट जाएगा, एक एक्स से एक एक्स भी कट जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई एक्स माइनस के और के कैप। तो ये एक्स कैप थी, ये जे कैप, तो के कैप का होने चाहिए ऐसे बाहर को जेड डायरेक्शन, लेकिन है माइनस के कैप, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर वो अंदर की ओर जा रहा है। वैसे भी देखो आप, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा अगर वायर में, अरे ऐसे करंट जाना है यार, अब तक ये भी नहीं बताया करंट आई था, करंट ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, अंदर की ओर, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया, किसके लिए था एक्सप्रेशन, बी के लिए, तो बी वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर और बी वेक्टर आ गया, ये काम खत्म, पैसा हजम। इसका जो यूनिट होगी वो क्या होगी, टेस्ला। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिखाओ कि डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पर वो होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड, और ये जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में दिखा दिया था, तो उसी के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना है, वही क्वेश्चन करना है सेम टू सेम उसी तरीके से, तो ये खुद करेंगे आप, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज बायोसेवर्ट लॉ टू फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड व्हाटएवर। सोलेनोइड क्या है भाई, अगर यार ना तो कभी देखेंगे ना कि तार जो है ऐसे 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 लपेट देते हैं किसी भी चीज पर, तो वो उसको सोलेनोइड बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं उसको, ठीक है। ओके, जैसे कि हमने अभी एक पढ़ा था सर्कुलर कोइल की वजह से, ऐसे बहुत सारी कोइल्स को ऐसे 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 कर रख दे, मिला दे एक ही तार को ऐसे ऐसे लपेटे,
तो उस चीज को, उस शेप को हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं। ठीक है, ये सोलेनोइड जो होते हैं ना, ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, यानी इसका एक एंड जो है वो नॉर्थ पोल, एक एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। ऐसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर। बिल्कुल ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अगर करंट ऐसे जा रही है अंदर की साइड, ठीक है, ऐसे करंट जा रही है ऐसे अंदर की साइड, ऐसे ऐसे, और अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से अगर देखूं, ऐसे इस डायरेक्शन से अगर देखो करंट कैसे जा रहा था, ऐसे अंदर की साइड देखो, ये इसको देखो, ऐसे 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 करंट अंदर की साइड जा रहा है, अंदर की साइड। अगर मैं इसको इधर से आकर देखो, ऐसे देखो, तो ये क्या लग रहा है मेरे को, ऐसे जा रहा है, यानी ऐसे। ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। देखो क्लॉक की डायरेक्शन यही है। ठीक है, तो ऐसे अगर है तो वो सिरा जो है उसका, वो एंड जो है वो साउथ, साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। और अगर यही करंट जो है वो ऐसे चल रहा होता, ऐसे मतलब बाहर की ओर आता, तो जिस एंड से, नहीं अभी देखो, अंदर की तरफ ही जा रहा था, ये जैसे करंट है वो अंदर की तरफ जा रहा था। अब इधर वाला एंड तो हमने देखा ये इधर दिख रहा है, और अगर मैं इस साइड आ जाऊं, इस साइड, अब मेरे लिए करंट कैसे जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है, ऐसे। यानी अगर इसको ऐसे रख दूं तो वो कैसे दिख रहा है, ऐसे। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी ये वाला जो एंड होगा वो नॉर्थ एंड हो जाएगा, वो साउथ एंड। घर पे करके देखियो कुछ ऐसा लेकर, तब अच्छे से समझ में आएगा। इसकी वैसे बताने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, इसका वैसे हमारे डेरिवेशन से ज़्यादा कुछ खास लेना देना है नहीं, लेकिन कुछ चीज समझ में आए तो अच्छा है। ठीक है, तो अभी एक डेरिवेशन के हिसाब से हम अपना सोलेनोइड ड्रॉ करते हैं। ये ऐसे मार्कर डाउन हो गया, ऐसे करके एक सोलेनोइड बना देते हैं। मान लिया ऐसे तार लिपटे हुए हैं, इस ओर भी और इस ओर भी, ऐसे। ठीक है, ये इसकी सोलेनोइड की एक्सिस होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इसके दोनों मतलब सिमेट्री है, इधर भी उतनी है इधर भी उतनी है। ऐसे मान लिया कोई पॉइंट ऐसे पी हो गया, इस पर पता करना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बी। तो एक छोटा सा इसका टुकड़ा ले लेते हैं डी एक्स, जिसमें कि कुछ तार आ जाएंगे, कुछ कोइल्स आ जाओगी, सर्कुलर कोइल्स। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पर इसकी, ये जो इसका मान लेते हैं, ये क्या है, एक्सिस तक डिस्टेंस आर है, और ये डिस्टेंस एक्स है, और ये छोटा सा टुकड़ा डी एक्स है। ठीक है, और ये डी एक्स जो इससे एंगल जो बना रहा है वो बना रहा है थीटा, थीटा। और जो ये डिस्टेंस होगी होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके ओके। और एक चीज और मानते हैं, मान लिया कि एन देर आर एन टर्न्स, एन टर्न्स किसके, वायर के, पर यूनिट लेंथ इन सोलेनोइड। सोलेनोइड में मान लिया एन टर्न्स है पर यूनिट लेंथ में। ठीक है, तो इस dx में कितना करंट होगा, इस dx में मान लिया, इस dx में कितने टर्न्स हो जाएंगे, n पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ कितनी है dx, तो n dx टर्न हो जाएंगे dx लेंथ में, और इसमें करंट जो होगा वो होगा n i dx। अगर एक टर्न में i करंट जा रहा है तो वो फिर से अगले का टर्न में ऐसे ऐसे, तो टोटल टर्न जो है इसमें आएगा n i dx। अब इसके जो सर्कुलर कोइल से जो एक्सिस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था क्वेश्चन नंबर 2 में, वो वाला फॉर्मूला लगाते, तो इस डी एक्स की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डी बी इक्वल टू होगा म्यू नोट बाई 2। टोटल करंट वहाँ आई था, पर यहाँ टोटल करंट कितना है, क्योंकि वहाँ पर एक ही टर्न था, अगर एन टर्न होते वहाँ पर भी तो एन आई हो जाता। तो यहाँ पर हम डी एक्स लेंथ भी ले रहे हैं, और एन जो है वो पर यूनिट लेंथ टर्न्स है, तो वो एन आई डी एक्स हो जाएगा, इंटू इसकी रेडियस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने फॉर्मूला देखा। ठीक है, अब अगर मान लिया ये पॉइंट जो इसके एक छोर से, एक एंड से थीटा वन एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा वन। इधर बनाया ताकि इस थीटा से हमारे ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें।
और दूसरे एंड से जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है कितना, यहाँ से एंगल ये बना रहा है θ2। तो अगर मैं इसको θ1 से θ2 तक पूरे को इंटीग्रेट कर दूँ, अगर ये थीटा में ये dx आ रहा है, ऐसे डी थीटा एक थोड़ा सा ये थीटा है ना, तो ऐसे इस dx, ये dx हो गया, ऐसे जो एंगल बनेगा वो ये छोटा सा डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसको मैं यहाँ से θ1 से लेकर θ2 तक पूरा इंटीग्रेट कर दूँ, तो यानी सारे dx आ जाएंगे, यानी पूरी सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर डी थीटा तो है नहीं इंटीग्रेट करने के लिए, यहाँ पर तो dx है, तो dx को डी थीटा में चेंज करो। कैसे करो, इस ट्रायंगल का यूज करो, इस पॉइंट को O बोल दो, इसको भी कुछ M नाम दे दो, तो ये ट्रायंगल हो गया। अच्छे से बनाओ यार, ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास। कैमरा थोड़ा सा नीचे कर देते, फिर नीचे का दिखाई नहीं देगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो एंगल है ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये एक्स, ये आर, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पॉइंट पी ओ एम। ये ट्रायंगल है, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। इस ट्रायंगल में टेन थीटा देखो कितना होगा, टेन थीटा क्या होगा, आर बाई एक्स। एक्स बराबर क्या होगा, आर कोट थीटा। डिफ्रेंशिएट कर दो, डी एक्स बराबर क्या होगा, आर तो कांस्टेंट है, माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हो गया, अब हिल गया। ओके, तो डी एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास है, पर एक चीज़ है, डी एक्स तुम क्या, मेरे पास इसकी वायर की लेंथ है कुछ सोलेनोइड की, तो इस निगेटिव साइन का हम क्या करेंगे। मैं लेंथ है, लेंथ तो पॉजिटिव होगी जी, इधर ले लो इधर ले लो, उसका मैग्नीट्यूड तो लेना है लेंथ का, डी एक्स का, ठीक है। तो इस निगेटिव साइन को हम छोड़ देंगे, तो डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, डी एक्स विल बी आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, लीविंग निगेटिव साइन। निगेटिव यार छोड़ दे करते हैं, वैसे पॉजिटिव चीज़ रखते हैं हम अपने पास, निगेटिव चीज़ नहीं रखते, ठीक है। तो निगेटिव साइन छोड़ दिया। ओके, और उसके अलावा एक चीज़ और देखते हैं, इस ट्रायंगल में ही अगर मैं साइन थीटा लूँ, एम कहाँ से लग दिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा लूँ, इधर लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं साइन क्यूब थीटा कर दूं तो ये भी क्यूब हो जाएगा और इसकी पावर 3 हो जाएगी, तो यानी ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें उठाकर यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू रख दो, ये आर कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, बाकी चीज़ को तो हटा ही लेते हैं, जहाँ गिर रही है बिना बात। भैया तू तो चल मिट गया, क्या करेंगे तेरा भी, ठीक है। तो dx की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ये होगी म्यू नोट और ni/2, इसको तो अलग निकलो। dx की वैल्यू क्या है, आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इंटू क्या है, आर स्क्वायर भी है, तो आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। ये तो dx तो एक आर से आ गया और ये आर स्क्वायर था, अब आर क्यूब और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसकी वैल्यू हो रहा है हमारे पास साइन क्यूब थीटा। बहुत बढ़िया, इसको मिटा दो और इसकी जगह वैल्यू रख दो इंटू साइन क्यूब थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एक दूसरे को मार देंगे और साइन थीटा हमारे पास जिंदा बचेगा, तो डी बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट ni/2 साइन थीटा डी थीटा। और अगर मेरे को बी चाहिए तो इसको θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट कर दो पूरी सोलेनोइड की वजह से, θ1 टू थीटा नोट, और इसको तो बाहर ही तक म्यू नोट ni/2 को क्या होगा, साइन थीटा डी थीटा θ1। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, तो म्यू नोट ni/2 माइनस कोस थीटा θ1 टू θ2, ये वैल्यूज रख दो, म्यू नोट ni/2 माइनस के कोस θ2 और माइनस माइनस प्लस कोस θ1, यानी एक्सप्रेशन आ गया b इक्वल टू म्यू नोट ni/2
कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, काम खत्म, रोटी खाओ जाके। तो ये एक्सप्रेशन दिख रहा है ना बेटा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया, समझ में आ गया होगा। कोयल से बहुत सारी है जैसे उसकी सैलेनोइड बन गई, उसकी वजह से ओके हो गया। समझ नहीं आया तो एक बार फिर से 5-7 मिनट पीछे हटा के देख लियो, आना चाहिए वैसे यार, नहीं भी आता कभी कभी। सो माने इसलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, सो दैट फाई इक्वल टू 1/r सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई इक्वल टू 0, यानी दिखाओगे ये जो लाप्लास की इक्वेशन है ये चीज़ इसको सेटिस्फाई करती है। प्योर मैथ है, कोई फिजिक्स कुछ नहीं है इसमें, प्योर मैथ का काम है। डाइवर्जेंस ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट फाई होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई है प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। फाई रखा था उससे पहले इसकी डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। फाइव भी रखा है, ठीक है, और फाइव, और हमें दिखाना इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। ये चीज़ हमें दिखानी, यानी ये LHS हम लेकर चले हैं, ठीक है। तो ये ना बहुत ही कैड़ा काम है, क्योंकि फाइव की वैल्यू क्या है? 1/r। फाइव की वैल्यू है 1/r। तो तीनों टर्म्स को हम एक साथ लेकर नहीं चलेंगे, पहले हम एक टर्म लेके चलेंगे। क्या? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 1/r। देखो ये तो एक्स के रेस्पेक्ट में काम कर रहा है, ये आर कैसे काम चला? देखो जो आर है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू जो है वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कहाँ से आई? तो देखो आर वेक्टर बराबर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, उसका मैग्नीट्यूड लिख दो, ये हो गया। तो 1/r की वैल्यू 1 ये हो जाएगी, ठीक है, ठीक है या नहीं है? ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी निकालने के लिए पहले तो हम एक डेल अपॉन डेल एक्स को तो बाहर ही रखेंगे। पहले डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल एक्स 1/r, पहले तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। डेल अपॉन डेल एक्स 1/r, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/r स्क्वायर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है, यहाँ तक ठीक है? मैथ ही तो है यार, और कुछ नहीं। और फिर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 1/r की वैल्यू हो जाएगी डेल अपॉन डेल एक्स, ये जो पूरी चीज़ है, यानी माइनस के 1/r स्क्वायर इंटू डेल आर। यार थोड़ा बोर्ड नीचे करना है भाई, तो सारा कुछ दिखाई नहीं होगा यहाँ पे तो। ये ऐसे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको करेंगे दोबारा ऐसे, तो माइनस को तो बाहर ही लिख लेते हैं, यहाँ लिखता हूँ। अब ये यहाँ से यहाँ पर आ गई, माइनस को तो बाहर लिखते हैं। अब इसमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, मल्टीपल मल्टीप्लाई वाला रूल लगा देंगे, ठीक है। तो पहले तो इसका करते हैं, इसको ऐसे रखा रहने देते हैं, तो माइनस तो बाहर ही है, तो माइनस को तो यहीं रख लो, पहले कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो 1/r स्क्वायर का क्या होगा? माइनस के 2/r क्यूब इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, और एक डेल आर अपॉन डेल एक्स पहले से रखा हुआ है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस इस बार 1/r स्क्वायर को ऐसे रखा रहने देना है, और डेल आर अपॉन डेल एक्स का क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो आपकी हमारे पास ये आ गई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। अब इसको ना थोड़ा सा
ले आगे से करते हैं, इसको कॉपी करो। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास डेल स्क्वायर अपॉन डेल, इस चीज़ की डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 1/r। इस चीज़ की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये होगी, अरे माइनस तो एक बार था, एक अंदर था, ठीक है। तो होगी 2/r³ डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1/r² डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम थोड़ा सा हम कहेंगे कि सिमिलरली, सिमिलरली एक चीज़ और कर देते हैं। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स तो लिख लेते हैं। आर क्या था, आर था, आर था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ होगी 1/√r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2x। एक्स यार 2 से 2 भी खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगी ये चीज़ डेल आर ओ ओके। और डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो भी करो, इन सबको तो मिटा दो यार, क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर, इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अरे काम तो नहीं बड़ा बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस, डिफ्रेंशिएशन तो आता है तुमसे, मुझे पता है, माइनस एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से कैंसिल हो जाओगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के क्या बचेगा, एक्स एक्स स्क्वायर अपोन, सही है ना, सच्ची, अपोन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और की पावर ये 1 और यहाँ पर आओगी 3/2। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाऊगा, तो ये बन जाऊगा वाई स्क्वायर 2/r³। पहले तो ये इसकी ये वैल्यू तो यहाँ पर ये रखनी है, अरे यहाँ स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है ठीक है ठीक है सब ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 1/r² इंटू, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इसको मिटो दो, अब जब यार इतनी चीज़ लिखी थी तो इस आर की वैल्यू भी लिखी दो यहाँ पे। आर की वैल्यू क्या थी, अभी बताई थी, 1/r की वैल्यू थी 1/√x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पर क्यूब कर देंगे तो इस चीज़ की पावर 3/2 हो जाएगी, और 3/2 ये है यहाँ से आओगी, और 1 ये है, तो यहाँ पर ये पावर हो जाएगी 5/2। ठीक है, और यहाँ से पावर आएगी 1 और 3/2 ये यही है, पहले 3/2 और +1 4 स्क्वायर के 4, इस चीज़ का स्क्वायर ही तो होगा नहीं, मतलब कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर पावर हो जाएगी 5/2। तो ये जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 2x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की बराबर 5/2। ओके ओके, अब हम करेंगे सिमिलरली।
सिमिलरली डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर 1/r। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, जहाँ वो एक्स था हमने लिखा था, हाँ वाई लिख देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2y² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, बाकी दो बचेंगे। और अपन यहाँ तो सिमेट्री है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2। उसी तरीके से सिमिलरली डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर 1/r जो होगा वो हो जाएगा 2z² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2। तो यार इसमें ना थोड़ा मैथ और डिफरेंशियल वगैरह ये और कुछ है नहीं। अब क्या करना, अब तीनों को जोड़ना। ठीक है, तो नीचे का तो जो बेस है, जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही होगा जब हम तीनों को जोड़ेंगे, यानी जब हम टोटल लिखेंगे डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाइव, या इसको यार सिमिलरली सिंपल लिखने का तरीका ही होता है डेल स्क्वायर फाइव। टोटल जोड़ेंगे, यहाँ क्यों जोड़ना है, यहाँ जोड़ेंगे ना, डेल स्क्वायर फाइव इक्वल टू क्या होगा, ये तो नीचे आओगा सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2। ऊपर पहले इसके लिख लो, 2x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2y² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 2x² है, एक यहाँ से कट गया, एक यहाँ से, वाई 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 जेड जेड कट के सारा बराबर आ जाएगा 0। यानी डेल स्क्वायर पाई की वैल्यू होती है 0, और ये क्या होता है लाप्लास की समीकरण इक्वेशन, उसको ये 1/r की वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज एम्पियर्स लॉ, विद द हेल्प ऑफ इट फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर और लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग करंट। एम्पियर्स का लॉ बताना पहले तो क्या, देखो भाई पहली तो बात ये एम्पियर्स का लॉ क्या है, इसके बारे में बहुत ही बढ़िया डाला डिस्कशन हो चुका है शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो में। ठीक है, तो यार एक बार वो वीडियो भी जाकर देख लो। ठीक है, आई बटन वगैरह पर मिल जाएगी। तो होता क्या है, वो उसका एक्सप्रेशन लिख देते हैं, इंटीग्रेशन B.dl, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई करंट, यानी जिस कर्व के अलोंग हम लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं उसके द्वारा बाउंडेड करंट। ठीक है, उसका ये होता है मेरा एम्पियर्स लॉ। इसका यूज करके मुझे पहले तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेना है और एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड मैं इस बार ऐसे लेऊंगा, टिंग टिंग, ठीक है, ऐसे सोलेनोइड जो बनाए ना, इन दोनों के द्वारा मुझे करंट बताना है। क्या बोलते हैं, इन दोनों के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त करना है। तो सबसे पहले इसकी बात आती है, मान लिया ये एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर बहुत है, करंट कैरिंग लॉन्ग वायर है, तो इसको मैंने, इसमें आई करंट जा रहा है। ठीक है, मान लिया हमने इसमें आई करंट जा रहा है, तो अगर ये वायर ऐसे है तो इसके चारों हमने एक ऐसे सर्कुलर पाथ बना लिया, सर्कुलर पाथ बना लिया ऐसे ऐसे। ठीक है ना, ऐसे एक सर्कुलर पाथ बना लिया जिसकी रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, सर्कुलर पाथ की रेडियस आर है। तो देखो करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की साइड होगी ना, ऐसे 300। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो अब इस पर लगा देते हैं हम इंटीग्रेशन B.dl इक्वल टू क्या होगा, म्यू नोट आई। ये फॉर्मूला सेम लगा दिया हमने, आई इसमें करंट जा रहा है। अब जो डीएल है, डीएल क्या है, डीएल क्या है, डीएल क्या है, डीएल क्या है, ये जो पाथ है ना, पाथ ऐसे पाथ, पाथ जिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन करना है। अरे वो कहाँ गया मेरा गोला गोला सा था, ये रहा। ये जो है इसका एक छोटा सा ऐसे टुकड़ा है, ऐसे छोटा सा टुकड़ा है डीएल। ठीक है, ये डीएल है मान लिया ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा। तो इस जो डीएल है, छोटा सा जो टुकड़ा है, इससे तो कितना एंगल बना रहा है वो 0 डिग्री बना रहा है भाई। इसका जो
ये तो बिल्कुल एकदम छोटा सा पॉइंट ही तो है इस ऐसे इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, अंदर की ओर होगा, तो इनका बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, पता है यार, सच बताऊं मैं क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि यार जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बनाया की वीडियो बनाई थी, और जो उसमें एम्पियर्स लॉ की वीडियो बनाई थी मैंने, कहीं उसमें वो थीटा 90 तो नहीं ले लिया था गलती से, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू तो 0 होती है। मैं सोच रहा था कहीं वो गड़बड़ 0 ही ली हो। ठीक है, अगर 90 ले भी लोगे तो उसको करेक्ट कर लेना। क्या होगा, बी डी एल कोस 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नोट आई। अब बी तो आ जाएगा बार कांस्टेंट, क्योंकि आर दूरी पे जो होगा वो सब और बराबर होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटीग्रेशन डी एल को 0 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू म्यू नोट आई, जो इसमें करंट आ रहा है, और सारे का पाथ का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल डीएल सारे डीएल को जोड़ दो, इसका मतलब ये सर्कल आ जाएगा। इसको ये ना सर्कल मानना है, ये वैसे रिंग टाइप है लेकिन इसको एक सर्कल की तरह ट्रीट करो। तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर, उसकी सर्कमफ्रेंस इक्वल टू म्यू नोट आई। अब नीचे का तो दिख नहीं रहा यार, तुमने बताया भी नहीं। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। इतना सा काम यार, और हमने वो तो वीडियो है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल से निकाल रहा था तो कितना मुश्किल हो गया था। ठीक है, अब इसी अंदर की साइड जा रहे हैं, तो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर से तो आगे, अब लॉन्ग सेलेनोइड कैरिंग करंट उससे भी देखते हैं। इसको ना ऐसे बना देता हूँ मैं, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब जो होगा वो वायर जो है ना, यहाँ से तो ऐसे अंदर जा रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है, ऐसे बाहर आ रहा है। और वायर क्या रिप्रेजेंट कर, वायर में क्या जा रहा है, करंट, यानी करंट यहाँ से अंदर यहाँ से बाहर, ऐसे 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 बहुत सारे क्या है, फेरे बना दिए हमने, टर्न्स। अब इसमें मैं एक पाथ बना लेता हूँ, मान लिया ये इसकी एक्सिस है, तो इसके अलोंग एक पाथ बना लो ऐसे, ए बी सी डी पाथ बना लिया। यहाँ से इसकी लंबाई एल ले ली, और इसकी लंबाई ये बी लेंथ, और इस कुछ भी ले लो, डी ले लो, ये फर्क नहीं पड़ना उसका तो। ठीक है, तो ये एक, भाई तू मिट जा यार, तू कन्फ्यूज कर रहा है, ऐसे तो ऊपर जा, और हमारा पाथ इधर आने दे। तो पाथ बना लिया, और इसमें जो करंट जा रहा है सोलेनोइड के हर जो राउंड है उसमें आई करंट जा रहा है। मान लिया सोलेनोइड में जो टर्न्स है एन टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, तो एल लेंथ में कितने टर्न्स हो गए, एन एल टर्न्स हो गए, और अगर एक टर्न में आई करंट है तो एन एल टर्न्स में एन आई एल ये करंट हो गया। और एम्पियर्स का लॉ लगाए तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, इस पाथ को नाम दे दो ए बी सी डी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ऐसे इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, उसका बी मैग्नीट्यूड ही लेना हमें, वो यानी बी वैल्यू जो होगी यहाँ सारे को बी होगी, क्योंकि लॉन्ग सोलेनोइड है, लंबी सोलेनोइड, थीटा 1 थीटा 2 में इतना वेरिएशन नहीं आता। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ एन आई एल, सोलेनोइड के लिए फॉर्मूला सीधा यहीं फिक्स कर दिया हमने। अब ये इंटीग्रेशन हो रहा है पूरे पाथ ए बी सी डी पर, तो इसको 4 पाथ्स में हम डिवाइड कर लेते, बाकी चीज़ को तो मिटा दूँ। ठीक है, तो ए टू बी, इंटीग्रेशन ए टू बी, बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन बी टू सी, बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन सी डी, बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन डी ए, बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नोट, और टोटल करंट क्या है, एन आई एल, क्योंकि एक टर्न में आई करंट, टोटल एन टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, और एल लेंथ में एन आई एल टर्न। ठीक है, ओके। अब देखो जो बी सी होगा, ये बी सी, वो इसके मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, एंगल, और जो डी ए है वो भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है।
ठीक है, ये डी ए इस डायरेक्शन में और बी इसमें, तो क्या होगा, ये होगा बी डी एल कोस 90, और ये भी होगा डी है ना, बी डी एल कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। तो ये तो इंटीग्रेशन तो 0 ही हो गए, पहली चीज। दूसरी चीज कि सोलेनोइड के बाहर तो जो मैग्नेटिक फील्ड है खुद वो 0 है। सोलेनोइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जो है सब यही है, ठीक है। तो वहां तो b इक्वल टू 0, तो सी डी पाथ में तो b इक्वल टू 0 है, तो ये तो इसलिए 0 होगा, यानी बी डी एल और कोस 0, और ये b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, तो ये भी 0 हो गया। बचा क्या, बची इतनी सी चीज बी डॉट डी एल, बी को यहाँ से बाहर निकाल लो, यानी बी डी एल हो जाएगा, ये बी डी एल ए बी पाथ में, और कोस 0 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है 1, तो बी को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन डी एल, डी एल ऐसे छोटा सा टुकड़ा कहीं इसका डी एल, और इक्वल टू म्यू नोट एन आई एल, एल होगी इसकी टोटल। अब इंटीग्रेशन डी एल क्या होता है, सारे टुकड़ों को जोड़ दो तो एल लेंथ हो जाएगी, बी एल इक्वल टू एन आई एल, म्यू नोट भी तो था यार, म्यू नोट एन आई एल, एल सी एल कैंसिल हो गया, बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सैन। और रुको यार, सेलेनोइड के लिए तो हमने बायो सेवर्ट लॉ से जो एक्सप्रेशन निकाला था वो तो कुछ और था, कह रहा था वो तो कहता 1/2 म्यू नोट एन आई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो देखो हमारी सेलेनोइड क्या है यार, बहुत लंबी है, और जब सेलेनोइड बहुत लंबी होगी तो जो ये थीटा 1 एंगल होगा ऐसे, वो लगभग लगभग थीटा 1 होगा, लगभग 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 0 डिग्री होगा, और जो थीटा 2 होगा वो लगभग 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 लगभग, क्या बना लिया, थीटा 2 होगा वो लगभग लगभग 180 डिग्री होगा। दिख भी रहा है नीचे का, बस यार, ठीक है दिख रहा है, ओके। तो ये होगा 180 डिग्री, तो कोस 0 1 और माइनस कोस 180 डिग्री -1 क्या बन जाएगा, यानी ये चीज बन जाएगी 2, और 2 विल कैंसिल 2, तो म्यू नॉट एन आई, ठीक है बात, ठीक है बात, सब बढ़िया। तो ये एम्पियर्स लॉ से लॉन्ग सोलेनोइड का, वो एम्पियर्स लॉ से निकाला था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, वो लॉन्ग वायर का एम्पियर्स लॉ होता है ये। और इसको और भी अच्छे से अगर समझना है तो इसकी शॉर्ट वीडियो में जाकर देखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक के लिए क्या वीडियो पॉज करो, ये एन आई एल था, यहाँ एल देखने का था। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेट एंड प्रूव गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये इस गोस लॉ को जो स्टेट वाला पार्ट है ना, स्टेटमेंट जो लिखना है उसके बारे में जो बताना, वो तो हमने शॉर्ट क्वेश्चन इसमें कर लिया है, बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत आराम से, ठीक है। तो फिलहाल तो इसके प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पर, वैसे बता देता हूँ गोस ने क्या कहता कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल है, और वो भी किसी ऐसे सरफेस पर जो क्लोज्ड हो, यानी जिसके अंदर वॉल्यूम हो, जैसे कि मेरा स्फीयर, जैसे कि सिलेंडर, ऐसा कुछ, उसके अंदर अगर उसके वॉल्यूम के अंदर क्यू चार्ज हो, तो उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो उस क्यू चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, उस चीज के बराबर होगा। ये था गॉस का लॉ। आज हम इसको करते हैं प्रूफ, बहुत ही सिंपल सी चीज। हम क्या करते हैं, हम एक स्फीयर बनाते हैं, बस इतना ही बढ़िया बनेगा। अरे बहुत अच्छा है ना, एक स्फीयर बना लिया और हमने कहा उसके सेंटर पर हमने क्यू चार्ज रख दिया, उसके सेंटर पर, उसके बीच में उसके वॉल्यूम में आ गया ना, वो क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। अब उस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा बाहर, ठीक है। अब मान ले यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं हम ds, ठीक है। अब ds की डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हो गया ऐसे, मतलब ये बिल्कुल ऐसे होगी ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बिल्कुल इसी डायरेक्शन में होगी। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा तो वो ds भी ऐसे ही होगा,
सेम होगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो डीएस भी इसी डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि स्पेयर होते ही ऐसा सिमेट्रिकल। यानी जो ई डॉट डी एस होगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस होगा, वो चीज़ होगी मेरी इन क्या होगी, जो मेरा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस होगा वो होगा ई डी एस कोस 0 डिग्री। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ई डी एस 0 डिग्री, यानी इंटीग्रेशन ई डी एस, ये चीज़ होगी। ओके, इस चीज़ को मैं क्या बोलता हूँ, अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलता हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अगर इसके रेडियस आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 Q/r²। एक चीज, और पहली तो बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हर पॉइंट पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि आर जो है सब के लिए बराबर है। मैंने बताया भी था इक्विपोटेंशियल सरफेस वाले क्वेश्चन में, शॉर्ट में, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, वो स्पेयर्स होते हैं, क्योंकि सब ओर से बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो कांस्टेंट होगा, इसको तुम बाहर रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर दो डीएस। ठीक है, तो ये चीज क्या आने वाली है मेरी, इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन क्या होगा, एक सर्कल का, सॉरी स्पेयर का क्या होगा, सोचो यार। एक स्पेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr² होता है। तो सारे सारे डीएस जुड़ के उसका सरफेस एरिया तो बनाओगे, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, इक्वल्स आ गया Q/ε0। यानी ये चीज इसके चीज के इक्वल हमने सिद्ध कर दी, हैंस प्रूव्ड द गर्ल्स लव। थैंक यू वेरी मच, बाद में मिलते। ठीक है, ओके बाय। अरे यार नीचे से तो दिख नहीं रहा, आप दिखेगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन बायो-सेवर्ट लॉ। ये तो हम शॉर्ट क्वेश्चन वाले वीडियो में कर चुके। उसके बाद है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, तीसरी बार पूछ लिया इन्होंने, उसकी वजह से इनफाइनाइटली लॉन्ग है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड काटना है किसी पॉइंट पर। मान लिया ये ऐसे पॉइंट ओ, इससे ए डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। एक इस सिरा इसका माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं, पता नहीं याद ही करा होगा कि थोड़ा सा ऊपर करो इसको, माइनस इन्फिनिटी, दूसरा सिरा इसका प्लस इन्फिनिटी ले लेते हैं। एक लेंथ, थोड़ी सी एल लेंथ ले लेते हैं इसमें, और इसका छोटा सा टुकड़ा डीएल, और जो डीएल जो है वो यहाँ पर इस पॉइंट पी से एंगल बनाता है कुछ, जिसको मैं बोलता हूँ, ये एंगल है थीटा। ठीक है, ये एंगल है 90, ये एंगल क्या होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। तो बायोस, और इसमें करंट जा रहा है, ये चीज यार मैं कई बार मिस कर देता हूँ लिखनी। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि इस डीएल छोटे से टुकड़े की वजह से इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा डीबी इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा, नहीं 90 माइनस थीटा, ये जो एंगल यहाँ से बन रहा है। ठीक है, थीटा तो हमने इस बार इसको बोलते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा अपॉन r²। तो इसको कोस थीटा ही लिख लो ना यार, क्यों ज़्यादा बकवास कर, आइडियल कोस थीटा अपॉन r²। ठीक है, अब इन सब डीएल को माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जोड़ दो, तो मेरे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका बी जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन μ0/4 पाई आई डी एल कोस थीटा, माइक गड़बड़ कर रहा था आदमी, अच्छा यहाँ से आ रही है, कोस थीटा अपॉन r², माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जोड़ दो। ठीक है, ओके ओके यार, थोड़ा सा कुछ करते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो
अब अगर मैं इस ट्रायंगल पर आ जाऊँ एक बार, ऐसे, ये क्या है, ये ए है, ये एल है, ये थीटा है, तो टेन थीटा क्या होगा, एल अपॉन ए। ये आर क्या है, ये आर इसकी इससे दूरी है, डिस्टेंस, ये आर है, ठीक है। ओके सर, ये आर है, तो टेन थीटा एल अपॉन ए। हाँ ठीक है ना, तो एल इक्वल टू ए टेन थीटा। ओके, थोड़ा नीचे कर लो इसको। तो इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन कर दो, डी एल क्या हो गया, इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये कुछ क्या है, तो ये तो डी एल की वैल्यू आ गई। अच्छा, जब एल इक्वल टू है माइनस इनफाइनाइट, तो टेन थीटा क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट। तो थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स माइनस इनफाइनाइट, माइनस के टेन इनवर्स इनफाइनाइट, यानी माइनस के पाई बाई टू, ठीक है। और जब एल बराबर है इनफाइनाइट के, तो थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स इन्फिनिट, यानी कि पाई बाई टू। चलो ठीक है, तो एक तो हम इसमें डीएल की वैल्यू रखेंगे और लिमिट्स चेंज होगी मेरी, माइनस के पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, यानी इन्फिनिटी लूंगा। अब मैं इस थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, इधर का एंगल बन जाएगा ये पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा वायर आ जाएगा, ठीक है। तो म्यू नोट अपॉन फोर पाई, आई को तो रखो बार, डीएल की वैल्यू क्या आ गई, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कोस थीटा, ये है। थोड़ा सा घिच पिच हो रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है ऐसे। अब आर की वैल्यू देखो, आर बराबर क्या होगा इसमें, एक चीज लो, इसमें कोस थीटा लो, कोस थीटा बराबर क्या होगा, ए अपॉन आर, यानी सेक थीटा इक्वल टू आर अपॉन ए, यानी आर इक्वल टू ए सेक थीटा, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये तो होगा कैंसिल, ए से कैंसिल, ये जो ए बचा इसको लिख देंगे बार, तो तुम सब यहाँ से जाओ, बचा क्या, कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर दो, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई ए साइन थीटा, वो भी कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई टू तक, माइनस के पाई बाई टू से, ठीक है। तो इसको तो मिटाओ, यहीं लिख दो, दिख रहा होगा नीचे का सब, यार सब दिख रहा है। तो म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई ए साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन, माइनस साइन माइनस वन, तो माइनस में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू, तो इस टू से टू गया, इसका तीसरी बार सेम वही आंसर आ गया, तीन बार कर लिया डेरिवेशन, म्यू नॉट अपॉन टू पाई ए आई। तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई ए और आई, लॉन्ग इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से इस बार यूज करा हमने बायो सेवर्ट लॉ। सबसे पहले यूज क्या किया था, क्या कहते हैं उसको, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या यूज करा था, एम्पियर्स लॉ अभी करा था, और अब बायो सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। काम होना चाहिए कैसे भी हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को एक ही क्वेश्चन में घुसा दिया मैंने, और वो क्या है कि गॉस लॉ की सहायता से एक फ्लैट चार्ज शीट है जो कि यूनिफॉर्मली चार्जड है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, उसकी वजह से उसके आसपास कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, और एक स्पेयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्जड है, उसके बाहर और भीतर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है। ये शीट होगी इन्फिनिटली चार्ज्ड, प्लस 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 प्लस, चार्ज डिस्प्ले यूनिफॉर्मली है और ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, इसके पास किसी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो गॉस लॉ को अप्लाई करना है। क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, इस पॉइंट को उस सरफेस पे लेते हुए, ठीक है, ऐसे,
ये हमने गॉसियन सरफेस बना दिया जो कि क्या है, एक सिलेंडर है। साइड से बड़ा सुंदर लग रहा है यार, इससे भी ठीक ही बना है। ठीक है, साफ साफ बना है चित्र। ओह, सिलेंडर वैसे ऐसे दिखता नहीं है, ऐसे ऐसे करके इसको बनाऊं अच्छे से। और ठीक है, तो इस सिलेंडर का जो सरफेस बना है ना, अगर मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करूँ इसके सरफेस पर, तो वो कहता है कि इसने जितना भी चार्ज अपने भीतर इसकी वॉल्यूम में समेट लिया है, उसको एप्सिलॉन नोट से डिवाइड कर दो, उसके बराबर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल। हमने कहा ठीक है। अब इसके तीन ढाल के सरफेस बनेगा, एक ये वाला, एक ऊपर वाला, और एक ये कर्व्ड सरफेस, और दो ये ऐसे, जैसे इसको बिल्कुल आप मार्कर को ऐसे सिलेंडर मान सकते हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, इसको सीट को ऐसे मानो, प्लस 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 चार्ज इस पर बिखरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो ऐसे होगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस 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 चार्ज बिखरा हुआ है। अब जो इसका जो नॉर्मल होगा इस सरफेस का, वो तो इस डायरेक्शन में ही होगा, ऐसे जो डी एस वेक्टर होगा, और इसका डी एस वेक्टर इधर को होगा, और इसका जो डी एस वेक्टर होगा वो ऐसे होगा इस सरफेस का, देखो ऐसे इसके परपेंडिकुलर। तो ये तो 90 डिग्री बना रहा है, यानी इसका तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो रहा है। इसको पूरे को सरफेस इंटीग्रल को तीन सरफेस में तोड़ दो, इसको एक एस सरफेस कह दो, इसको ऐसे डैश कह दो, और इसको कर्व्ड कह दो। तो जगह इंटीग्रेशन एस पर ई डॉट डी एस प्लस इंटीग्रेशन एस डैश पर ई डॉट डी एस प्लस इंटीग्रेशन कर्व्ड सरफेस पर ई डॉट डी एस इक्वल टू किस चीज का आना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहाँ तो कोस 0 डिग्री का एंगल बना रहा है डीएस के साथ, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 90 डिग्री। तो ये चीज होगी इंटीग्रेशन एस ई डी एस कोस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 0 डिग्री, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कर्व्ड सरफेस पर ई डी एस कोस 90 डिग्री बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब मुझे इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन एस ई डी एस प्लस इंटीग्रेशन एस डैश पर ई डी एस प्लस 0 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब ई को बाहर निकालो यहाँ से, सरफेस इंटीग्रेशन डी एस प्लस इसका और ई ये डी एस और इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये देखो, जो जितना सरफेस सिलेंडर है, जितना सरफेस एरिया इसका होगा उतना ही सरफेस एरिया इसका होगा। ठीक है, दोनों सेम होने वाले हैं, तो इसको भी एस कह दूं मैं, इसको भी एस कह दूं, यानी इसका छोटे छोटे डी एस जुड़ के पूरा सरफेस एरिया एस बना रहे हैं। तो जाएगा ई एस प्लस ई एस यानी 2ES इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहाँ से मेरे को क्या मिला, यानी कि ई क्या हो गया मेरा, क्यू अपॉन 2S एप्सिलॉन नोट। अब क्यू क्या है, चार्ज है, एस क्या है, सरफेस एरिया, क्यू अपॉन चार्ज अपॉन सरफेस, ये बन गया सरफेस डेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। यहाँ सिग्मा क्या है, वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। किसकी वजह से, एक फ्लैट सीट की वजह से। एक चीज देख रहे हो क्या, देख रहे हो या नहीं देख रहे हो क्या, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है, यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही है, उतना ही है, ऐसे ऐसे तो नहीं हो रहा है। क्यों 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 ऐसा क्या है, देखो दूर के, मान लिया जब चादर बहुत बड़ी है, बहुत जो दूर वाला कोई पॉइंट होगा ऐसे, वही साइन थीटा वाले कंपोनेंट तो एक इधर से कैंसिल करने वाले बचे कौन से, साइन थीटा वाले कोस थीटा, कोई भी तो ये वाले तो कंपोनेंट कैंसिल करने वाले, ये वाले कंपोनेंट जुड़ने वाले। अब जब जो दूर के है, वो जो जितना नजदीक पॉइंट होगा उसका ये वाला कंपोनेंट उतना ही छोटा होगा, जितना दूर होगा उसका ये वाला कंपोनेंट उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसी हिसाब से, जो दूर वाले उसके ज़्यादा हो रही है, वो सब कुछ मिला के वो डिपेंड ही नहीं करता डिस्टेंस पे, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा उसका। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सारा नीचे तक दिखना चाहिए। ओके, तो अब क्या करना है, अब निकालना है हमें स्फीयर की वजह से, स्फीयर। इसको मिटाओ जल्दी से। तो मान लिया ये मेरा एक चार्ज स्फीयर है, टिंग 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 टिंग। इसके अंदर कोई पॉइंट ले लिया, मान लिया ये ले लिया, ये इसका सेंटर है, इसको बड़ा के गॉसियन सरफेस बनाओ, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्या होगा,
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके भीतर कुछ चार्ज है नहीं है, चार्ज तो सारा बाहर है, तो इक्वल टू का जीरो, यानी इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू है जीरो। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा मेरा जीरो, यानी स्फीयर के इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होना ही है, साफ बात है, जो भी होना है वो सब आउटसाइड होना है, ठीक है। तो आउटसाइड क्या होगा, ई डॉट डी एस, यानी पॉइंट बना लिया, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पॉइंट बना लिया। तो एक स्फीयर है, उसके लिए गॉसियन सरफेस पे क्या बना लेंगे, एक स्फीयर बना लेंगे जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी, अगर इस माले से स्फीयर की हमारी आर थी और इसकी मान लो ऐसे क्या हो जाएगी, बड़ा आर हो जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, तो ई को तो बाहर निकाल लो, बाहर क्या, पहले तो देखो एंगल कितना बनेगा, ई डॉट डी एस, भाई स्फीयर के लिए तो पता है हमें 0 डिग्री का एंगल बनता है, ई भी बाहर को डी एस भी बाहर को, यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक किसके लिए, क्या क्या है ये चीज़, क्या है बताओ क्या है, पहले तो इंटीग्रेशन ऐसे इसको लिख लो ऐसी, इंटीग्रेशन वैसे स्फीयर है, स्फीयर के लिए क्या होता है 4 पाई r² होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, क्यू अपॉन एस एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एस क्या है सिग्मा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दिख रहा नहीं दिख रहा, दिख रहा है नहीं दिख रहा, बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका मतलब ठीक है सही है। तो इनसाइड तो आ गया। अब एक चीज और देखो, यहीं से एस की वैल्यू क्या होगी, एस की वैल्यू होगी 4 पाई r² स्पेयर की, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई r² क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ये ऐसे बिहेव कर रहा है सारा चार्ज, यानी कि जैसे कि इसके सेंटर पे रखा हो पॉइंट चार्ज और उससे r डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। वैसे एक्सप्रेशन आउटसाइड ही आ गया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे डिपेंड ही नहीं कर रहा उस पर, और यहां से तो ऐसे लग रहा है कि डिपेंड कर रहा है, ये क्या खेल है। एक्चुअली ये देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने किसके लिए है, ये एस के लिए है, ये एस एस ये चीज लिया है, यानी कि जैसे जैसे बड़ा हम दूर दूर जाते रहेंगे जो एस जो होगा वो बड़ा होता चला जाएगा, और यानी वहां पर डेंसिटी कम हो रही है। तो एक्चुअली मुझे इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है, इसको इसी एक्सप्रेशन में लिखना चाहिए। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, जब हम इसकी सतह पर बात करेंगे, इसकी सतह पर वहां पर क्या होगा r इक्वल टू r हो जाएगा, और जो s जो होगा वो 4 पाई r² हो जाएगा, तो वो q अपॉन 4 पाई r² क्यू अपॉन और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये डेंसिटी होती है जो मेरा स्पेयर है उसकी सतह पर, उसके सरफेस पर, उसके बाहर जो होगा उसके लिए ये होगा, या तो ऐसे लिखो, या फिर एक तरीका और है, इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी r² से और नीचे भी r² से, ठीक है। अब ये 4 पाई जो ये वाला r² है ये s है, इसके सरफेस डेंसिटी वाला लेंगे हम, तो ये हो जाएगा सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट r², ये हो जाएगा आउटसाइड किसी पॉइंट पर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम यहाँ पर क्यू अपॉन एस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एस तो सरफेस एरिया में उस स्पेयर का लेना है ना, क्योंकि चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट उस पर हो रहा है, ठीक है।